आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो यूपीएससी की तैयारी है वो अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो सेगमेंट में हम यूपीएससी के इकोनॉमी पोर्शन को जीरो से शुरू करेंगे और ये पूरी फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस होगी। यूपीएससी के पूरे सिलेबस को हम कवर करेंगे। इकोनॉमी से आज स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो इकोनॉमी को बिल्कुल भी नहीं जानता होगा, इकोनॉमी सब्जेक्ट से डरता होगा, वो भी बिल्कुल झूम के इकोनॉमी को पढ़ेगा, समझेगा। एक बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है उससे हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमी की। जो बेस अगर आपका इकोनॉमी में मजबूत नहीं है तो आज की क्लास देखने के बाद मेरा दावा है, मैं अपना पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा, पूरा 100% देने की कोशिश करूँगा। तो पूरी यूपीएससी की क्लास इस बैच में हम क्लियर करेंगे, पढ़ाएंगे आपको। और इकोनॉमी से आज स्टार्ट हो रही है क्लास और आपको फर्दर आपकी पॉलिटी की क्लास देखने को मिलेगी और इसी के साथ साथ हिस्ट्री की क्लास भी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं आपका इकोनॉमी सब्जेक्ट से। ठीक है, चलिए देखिए, इकोनॉमी जो यूपीएससी का सिलेबस है उस सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे फर्दर की क्लासेस में। लेकिन इकोनॉमी को समझने के लिए जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको बताता हूँ। शुरुआत यहीं से करते हैं ताकि वो स्टूडेंट जो बहुत बड़ी संख्या में इकोनॉमी सब्जेक्ट से डरते हैं, अर्थव्यवस्था से डरते हैं, उन्हें उनके अंदर से वो डर निकाला जा सके। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज की इकोनॉमी क्लास को। और इकोनॉमी की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी का जो पूरा सिलेबस है वो हम आपको यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाने वाले हैं। स्टार्ट इकोनॉमी से हो रहा है, आपको फर्दर हिस्ट्री पॉलिटी की क्लासेस भी मिलनी शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखिए, इकोनॉमी स्टार्ट हम मनी से करते हैं। मनी बेसिकली आप तो मनी जानते होंगे, पैसा, मुद्रा जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, तो मनी से स्टार्ट करते हैं। एक टर्म आता है, बेसिक टर्म से शुरुआत मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा भटकने की ज़रूरत ना पड़े। और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी में बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाते हैं, और अगर बेसिक्स क्लियर नहीं कर पाएंगे तो आगे की क्लासेस आपके लिए बहुत ज़्यादा टफ हो जाती हैं। आप सब्जेक्ट को समझ ही नहीं पाते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर उस सब्जेक्ट को अगर आप समझ नहीं पाते हैं तो फिर आगे यूपीएससी की तैयारी तो बिल्कुल शून्य मानिए। ठीक है, मनी की शुरुआत, मुद्रा की शुरुआत करने से पहले हम इसके बेसिक कीवर्ड्स को समझेंगे कि आखिरकार मुद्रा है क्या, कैसे काम करती है, शुरुआत से कैसे मुद्रा काम करती थी। जब देखिए पैसा तो अब ऐसा तो थोड़ी ना था कि मतलब शुरुआत से ही मनी जो मुद्रा थी वो चलन में थी। तो पहले कैसे काम किया करता था, जो सिस्टम था, वो सारी जानकारी कीवर्ड्स के माध्यम से हम समझेंगे और ये कीवर्ड्स आपके बेसिक्स को पूरी तरीके से स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो मनी यानी मुद्रा के अंतर्गत आपका जो पहला कीवर्ड आ रहा है वो है बार्टर सिस्टम। क्या है? बार्टर सिस्टम, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु विनिमय प्रणाली। वस्तु विनिमय प्रणाली। ठीक है, अब ये वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? जो आपका बार्टर सिस्टम है ये क्या है? अब देखिए, बार्टर सिस्टम की जब भी बात आती है, आपने तो सुना होगा, बोलचाल की लैंग्वेज में भी सुना होगा, एनसीईआरटीज़ में कभी आपने बचपन में पढ़ा होगा बार्टर सिस्टम। तो आखिरकार ये बार्टर सिस्टम है क्या, और ये कैसे बार्टर सिस्टम जो है वो कैसे मनी से संबंधित है? ठीक है, तो ये हम देखेंगे। देखिए, ये जो आपका बार्टर सिस्टम है वो है क्या? देखिए, ये जो बार्टर सिस्टम है यानी वस्तु विनिमय प्रणाली है, इसको आसान शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है? ये व्यापार, क्या कह सकते हैं? व्यापार का आसान क्या है? तरीका है। व्यापार का आसान तरीका है। अब कैसे तरीका ये आसान है अभी मैं ब्रीफ करूंगा, लेकिन सबसे पहले आप ये जान लें कि बार्टर सिस्टम क्या है, व्यापार का आसान तरीका है। देखिए, यूपीएससी ने 2024 का जो प्रीलिम्स का था वो 2-3 दिन पहले, अभी 16 जून को आपका ये हेल्ड था, और आपने देखा इकोनॉमी से बहुत बड़ी संख्या में क्वेश्चन पूछे गए, बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे गए इकोनॉमी के।
और देखिए इस बार का जो प्रीलिम्स था 2024 का जो 16 जून को हुआ अभी, उस बार के प्रीलिम्स को देखने के बाद आपको ये समझ में आता है कि अगर आपका बेसिक स्ट्रांग है, बेसिक का मतलब हर सब्जेक्ट के कोर सब्जेक्ट जो हैं आपके बेसिक जो कोर सब्जेक्ट्स हैं आपके 6 सब्जेक्ट मोटे तौर पर, अगर उसके बेसिक्स आपके क्लियर हैं, यानी टू द पॉइंट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है छोटे छोटे, तो आपके क्वेश्चन कहीं से गलत नहीं होंगे। अगर कैसा यूपीएससी ने जो इस बार का ट्रेंड फॉलो किया 16 जून वाला, अगर वो अपकमिंग जो 2025 के एग्ज़ाम में अगर वो सेम ट्रेंड फॉलो करता है, तो यकीनन मानिए कि ये जो मैं अभी आपको जो सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ा रहा हूँ वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। आपका बेसिक बिल्कुल तैयार हो जाएगा और आप ये यकीन मानिए कि इकोनॉमी को आप फिंगर पर समझ जाएंगे, आप फिंगर पर होगी आपकी इकोनॉमी, ठीक है। तो ये बेसिक्स की शुरुआत मैं कर रहा हूँ। और देखिए मैं आपको बता दूँ, ये जो आपकी आज की क्लास है, अभी मैं बार्टर सिस्टम आगे इसे प्रोसीड कर रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको बता दूँ ये जो आपकी आज की क्लास है उस क्लास में बहुत बेसिक आपको बता रहा हूं। आप रिस्पांस बताइएगा कि कैसी क्लास लग रही है। ये एक डेमो क्लास के रूप में रिस्पांस आपको बताना है, ठीक है। और ये यहीं से शुरुआत हो जाएगी आपकी इकोनॉमी की। ये जो टर्म है ये बिल्कुल यही शुरुआत है इकोनॉमी की, एकदम जीरो से शुरू करना है, ठीक है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं कि कैसी लग रही है क्लास, क्या समझ में आ रहा है, बिल्कुल चीज़ें कनेक्ट कर पा रहे हैं आप या नहीं, कोई दिक्कत आ रही है। इसी के साथ साथ अगर आपको इस क्लास में कोई दिक्कत आए तो आप 9711141048 इस व्हाट्सअप नंबर पे आप क्या करें, व्हाट्सअप हमें करें, व्हाट्सअप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है। कि आपको क्या समझ में नहीं आया, क्या दिक्कत आ रही है, इस नंबर का प्रयोग आप कर सकते हैं, नोट कर लें। और इससे पहले भी इस नंबर का प्रयोग आपने किया ही होगा, ठीक है। तो चलिए अब शुरू करते हैं बार्टर सिस्टम को। और एक चीज़ और मैं बता दूं, ये जो इकोनॉमी का सिलेबस है, पूरा सिलेबस अगली क्लास में आपको ब्रीफ डिस्कस किया जाएगा। ये बेसिक्स पढ़ा रहा हूँ, पूरे सिलेबस का एक एक पॉइंट आपको ब्रीफ डिस्कशन किया जाएगा, ठीक है। लेकिन ये तभी आप हो पाएगा, तभी समझ पाएंगे सिलेबस को, जब ये बेसिक टर्म जो मैं पढ़ा रहा हूँ अभी आप उसे समझे होंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। देखिए बार्टर सिस्टम जो है आपका, बार्टर सिस्टम क्या है, व्यापार का आसान तरीका है, ठीक है। व्यापार का आसान तरीका कैसे, अभी मैं बताता हूँ। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एक्सचेंज करके। कहने का तरीका मतलब है एक्सचेंज करके, मतलब समझना एक्सचेंज करके क्या। व्यापार का आसान तरीका कैसे होता है बार्टर। आप जब शुरुआत में मुद्रा का चलन नहीं था, मनी का ट्रेंड नहीं था, मतलब पैसे तो आपका बहुत बाद में आए, लेकिन शुरुआत में लोग कैसे व्यापार करते थे, जब मनी थे ही नहीं, पैसे नोट थे नहीं, सिक्के थे नहीं, तो व्यापार कैसे होता था। तो व्यापार किसके माध्यम से होता था, वस्तु विनिमय प्रणाली के तहत होता था, किसमें, बार्टर सिस्टम के थ्रू होता था। अब ये कैसे काम करता है, जैसे मान लेते हैं कि आपका कोई राम है और ये श्याम है, ठीक है। राम के पास क्या है, राम के पास चावल है, ठीक है, राइस है राम के पास, और इसके पास श्याम के पास दाल है, यानी कि पल्सेस पड़ी हुई हैं, दाल पड़ी हुई हैं। और राम को क्या चाहिए, राम को आवश्यकता किस चीज़ की है, आवश्यकता राम को किसकी है, दाल की है, ठीक है। किस चीज़ की आवश्यकता है, राम को दाल की आवश्यकता है। और श्याम को किस चीज़ की आवश्यकता है, आवश्यकता किस चीज़ की है, श्याम को आपकी चावल की, ठीक है। तो कहने का मतलब राम के पास दाल पड़ा हुआ है, और श्याम के पास दाल पड़ा हुआ है, राम के पास चावल। तो अब ऐसे में राम को जो ज़रूरत है वो श्याम के पास है, और श्याम को जो ज़रूरत है वो राम के पास है। कहने का मतलब यह है, श्याम को किसकी आवश्यकता है, चावल की आवश्यकता है, ठीक है। चावल किसके पास है, राम के पास है। और जो आपका राम है उसको किस चीज़ की आवश्यकता है, दाल की आवश्यकता है, इसकी आवश्यकता है। ये किसके पास है, दाल श्याम के पास। तो ये दोनों क्या करेंगे, राम अपना चावल श्याम को दे देगा और श्याम अपना दाल राम को दे देगा। यही क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली है, बार्टर सिस्टम है। इसी के द्वारा शुरुआत में क्या होता था, आपका व्यापार होता था। क्या होता था, इसी के थ्रू शुरुआत में क्या होता था, व्यापार किया जाता था, ठीक है। तो इसके थ्रू व्यापार करना क्या कहलाता है, वस्तु विनिमय प्रणाली, यही है बार्टर सिस्टम, यही है, ठीक है। चलिए बार्टर सिस्टम को तो देख लिया, बार्टर सिस्टम को तो जान लिया कि कैसे ये वर्क करता है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि क्या बार्टर सिस्टम आज के दौर में किसकी कितनी अच्छाइयाँ हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली की आज के दौर में जहाँ मुद्रा काम करती है, उन दौर में इसकी कितने क्या अच्छे तरीके से वर्क कर पाता है। तो प्रोज इसके सबसे पहले जानते हैं, अच्छाइयाँ क्या हैं,
क्या है आपकी, इसकी क्या है अच्छाइयाँ क्या है वो हम जानते हैं। किसकी, आपकी बार्टर सिस्टम की। क्या देखेंगे हम यहाँ पर, प्रोज क्या है, प्रोज मतलब अच्छाइयाँ होती हैं, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपका क्या है प्रोज, इसकी क्या है, व्यापार का आसान तरीका, जो मैंने पहले ही बता दिया। क्या है, व्यापार का आसान तरीका, कैसे, एक्सचेंज करके। कैसे, एक्सचेंज करके। वही जो राम को चाहिए श्याम के पास है, श्याम को जो चाहिए वो राम के पास है, तो एक्सचेंज करके। ये अब इसका क्या है, इसकी अच्छाइयाँ है, बहुत बड़ी अच्छाई है यही है कि एक्सचेंज करके इसको हम इकोनॉमी सर्वाइव कर सकती है, ठीक है, बार्टर सिस्टम के थ्रू। अब दिक्कत ये आती है कि आज के वर्तमान जो दौर में, आज का जो प्रेजेंट एरा चल रहा है, उसमें क्या ये जो आपका बार्टर सिस्टम है, जब मनी का चलन है, मुद्रा का चलन है, तो क्या ये बार्टर सिस्टम कितना वर्क करता है। तो इसके कॉन्स हम देखेंगे। क्या क्या है कॉन्स, मतलब बुराइयां क्या हैं बार्टर सिस्टम की, क्या है, इसको कहते हैं आवश्यकता। इसको बुराइयां क्या है, बुराइयां यह है कि आवश्यकताओं का, क्या कहते हैं इसको, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। बात को समझिएगा, क्या है बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के कॉन्स में अगर बात करें तो इसको क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। क्या कहते हैं, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग। मतलब क्या है इसका, मतलब यह है कि जैसे मुझे कुछ चाहिए, मुझे कुछ चाहिए और अगले को कुछ, और अगले को कुछ, ब्रैकेट में मैं लिख दे रहा हूं, मतलब समझिए इसकी कौन सी है। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल देकर बताया, राम के पास कुछ है, श्याम के पास ये है, तो राम के पास जो चीज़ है वो श्याम को ज़रूरत हो, और श्याम के पास जो चीज़ है वो राम को ज़रूरत हो, तभी ये अपने में व्यापार कर पाएंगे ना। मान लीजिए राम के पास चावल है और श्याम के पास दाल है, और राम को किस चीज़ की ज़रूरत हो, राम को मान लीजिए आटे की ज़रूरत हो, और श्याम को किस चीज़ की, श्याम को सब्जी की ज़रूरत हो, तो इन दोनों के पास अगर जो इसको ज़रूरत है वो इसके पास हो, और जो श्याम को ज़रूरत हो वो राम के पास हो, तभी तो व्यापार हो पाएगा। तो ये इसकी बुराइयां हैं, कौन से हैं, कि यहाँ आवश्यकताओं का दोहरा संयोग, यानी राम के पास जो है वो श्याम को चाहिए और श्याम के पास जो है वो राम को चाहिए। अगर यही हो पाएगा, आवश्यकताओं का दोहरा संयोग होगा, तभी क्या चल पाएगा, बार्टर सिस्टम सर्वाइव हो कर पाएगा, यानी कि जीवित रहेगा सिस्टम, इकोनॉमी चला पाएगा। तो इसकी क्या है, ये बुराइयां हैं, कौन से हैं, ठीक है। यानी मुझे कुछ चाहिए और अगले को कुछ, ये ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। मैं बहुत बारीकी से, बहुत आसान शब्दों में आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ताकि आप क्या है, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएं, ठीक है। तो आप नोट में लिख सकते हैं, बार्टर सिस्टम की क्या है, लिमिटेशंस हैं, लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या हैं, मैंने अभी बता दिया, भाई राम और श्याम तभी एक्सचेंज कर पाएंगे अपना सामान जब राम के पास जो चीज़ है वो श्याम को चाहिए होगा, श्याम के पास जो चीज़ है वो राम को चाहिए होगा। ये इसकी क्या है, लिमिटेशंस हैं, ठीक है। बार्टर सिस्टम की क्या होती है, लिमिटेशंस होती हैं, यही लिमिटेशन जो मैंने आपको बताया। चलिए अब देखिए, अब मैं आपको यहाँ पे जो मनी है वो क्या है, मनी उसको हम ब्रीफ करते हैं, ठीक है। आपकी जो ये मुद्रा है वो मुद्रा आखिरकार है क्या, ठीक है, मुद्रा है क्या। देखिए मुद्रा, आसान भाषाओं में हम कहें कि मुद्रा जो है मूल्य का मापक होता है, ठीक है। क्या होता है, मूल्य का मापक होता है, मापक होता है, मतलब कि वैल्यूज को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, हम मनी का प्रयोग करते हैं, मुद्रा का प्रयोग करते हैं। वैल्यूज को क्या करते हैं, वैल्यूज को मेजर करने के लिए, वैल्यू को मूल्य का मापक होता है। और विनिमय का माध्यम होता है। किसका माध्यम होता है, विनिमय का माध्यम होता है। विनिमय मतलब वही व्यापार का माध्यम होता है, ठीक है। वही क्या, जैसे आपको कुछ खरीदना होता है तो आप पैसे देकर, तो शॉपकीपर के पास पैसे देते हैं तो वो आपको जो भी आपकी जरूरत होती है वो पूरी करता है ना, देता है। तो ये क्या है, विनिमय का माध्यम है, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या है, इनको हम कह सकते हैं, इन दोनों को प्राइमरी फंक्शन पैसे का यही है। क्या, प्राइमरी फंक्शन, मतलब प्राइमरी फंक्शन क्या है पैसे का, प्राइमरी फंक्शन यही है पैसे का। क्या, मूल्य का मापक होता है, यानी कि वैल्यू जो है उसके मेजरमेंट करता है, और इसी के साथ साथ विनिमय का माध्यम होता है, ठीक है। ये प्राइमरी फंक्शन है किसका, मनी का प्राइमरी फंक्शन यही है दोनों, ठीक है। अब सेकेंडरी फंक्शन के रूप में जो पैसा है वो कैसे है, ठीक है। सेकेंडरी फंक्शन के रूप में हम देखते हैं, यानी कि एक मिनट में, सेकेंडरी फंक्शन के रूप में मनी, ठीक है, पैसा कैसे काम करता है। अब स्टोर ऑफ वैल्यू,
अब देखिए सेकेंडरी फंक्शन मतलब प्राइमरी मतलब प्राथमिक, सबसे पहला काम क्या है, ये हिंदी वालों के लिए इसलिए मैं हिंदी बार बार रिपीट कर रहा हूं कि अगर देखिए सेकेंडरी अगर बोल रहा हूं तो इसका मतलब डरिए मत। अगर आप इकोनॉमी को पढ़ने यहाँ बैठ रहे हैं तो इकोनॉमी में ऐसे इंग्लिश के टर्म आपको मिलते रहेंगे, अगर आप इंग्लिश से डरेंगे तो इससे दिक्कत होगी, ठीक है, आपको भविष्य में इकोनॉमी समझने के लिए। इसलिए तो छोटे छोटे जो टर्म है उसे उसकी हिंदी इंग्लिश दोनों समझते चले, ठीक है। तो सेकेंडरी फंक्शन क्या है, मतलब जो पहला कार्य तो ये हो गया प्राइमरी, और दूसरा सेकेंडरी मतलब द्वितीयक कार्य, ठीक है, द्वितीयक कार्य हिंदी में बोलते हैं, ये लिख लीजिएगा। सेकेंडरी फंक्शन के रूप में मनी कैसे काम करता है, स्टोर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, बात को समझिए, इसका मतलब मूल्य का संचयन, मूल्य का संचयन, ठीक है। अब ये क्या है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचयन क्या है, ये क्या है, देखिए जैसे आप लाइक इन्वेस्टमेंट करते हैं आप, ठीक है, लाइक क्या करते हैं आप, इन्वेस्टमेंट करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे बैंक में आप क्या करते हैं, बैंक में आगे पोस्ट ऑफिस में आप क्या करते हैं, अकाउंट ओपन करते हैं, सेविंग अकाउंट, आप सेविंग भी मान सकते हैं, आप जो आपका आप एफडी बनवाते हैं, इस तरह की जो बैंक में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, मूल्य का संचयन, यानी कि पैसे जो हैं वो आप बैंक में जमा करते हैं, इसी को स्टोर ऑफ वैल्यू कहते हैं, मूल्य का संचयन। ये क्या है, ये पहला काम है किसका, सेकेंडरी फंक्शन के रूप में मनी को अगर देखते हैं पैसे को, तो ये क्या है, सेकेंडरी का पहला पार्ट क्या है, स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचयन। लाइक हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, बैंक में जमा करते हैं, कहीं इन्वेस्ट करते हैं किसी प्रॉपर्टी में, अब किस पैसे को किसी भी तरीके से हम इन्वेस्ट करते हैं, ये दूसरा कार्य है पैसे का, ठीक है, पैसा इस तरह से यूज होता है। देखिए सेकेंड पॉइंट में ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ठीक है। मैं बार बार इसको बोल भी रहा हूं, जो लिख रहा हूं, रीजन ये है कि हो सकता है हैंडराइटिंग किसी को समझ ना आए, तो इसलिए मैं बार बार इसे लिखने के साथ साथ बोल भी रहा हूं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू यानी कि मूल्य का स्थानांतरण, क्या है, मूल्य, इसे क्या बोलते हैं, मूल्य का स्थानांतरण, स्थानांतरण, ठीक है, मूल्य का स्थानांतरण। अब जैसे एग्जाम्पल समझिए, इसका मतलब क्या होता है, जैसे आईएमपीएस, आईएमपीएस आप सर्विस, आप आईएमपीएस मान लीजिए आप नेट बैंकिंग यूज करते हैं तो इसमें आईएमपीएस यूज करते होंगे। अब ये क्या आईएमपीएस है मैं अभी आपको बताऊंगा, इसमें जब अभी क्लासेस फर्दर आगे कंटिन्यू होंगी तो मैं आपको पूरा ब्रीफ करूंगा आईएमपीएस क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से, सारा कुछ। अभी आईएमपीएस समझिए, देखिए आईएमपीएस मतलब ये होता है पैसे भेजना, जो आप पैसे भेजते हैं ऑनलाइन, ठीक है, भेजते हैं, भेजना, ठीक है, आईएमपीएस के माध्यम से आप पैसे भेज पाते हैं, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये पैसे किस तरह से क्या करते हैं, वर्क करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। तीसरा क्या, स्थगित भुगतानों का मानक, बात समझिए, स्थगित भुगतानों का मानक। अब ये क्या है, स्थगित भुगतानों का मानक क्या है, देखिए जैसे इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे हम आईफोन खरीदते हैं या फिर फ्रिज खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन खरीदते हैं, तो ये जो हम खरीदते हैं कभी ईएमआई पे परचेस करते हैं, पैसे नहीं होते हैं तो ईएमआई लगवा देते हैं। कहने का मतलब पहले मंथ में मैं इसका कुछ परसेंट दूंगा पैसे का, 10,000 20,000 जो भी ईएमआई के रूप में जो आता है, तो ये क्या है, स्थगित भुगतानों का मानक इसी को कहते हैं, ठीक है, ईएमआई के रूप में, इसी को क्या कहते हैं, स्थगित भुगतानों का मानक, ठीक है। तो ये क्या है, ये सेकेंडरी फंक्शन है किसका, पैसे का, मनी का क्या है, सेकेंडरी फंक्शन, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, स्थगित भुगतानों का मानक, ठीक है। ये कि पैसा किस किस तरीके से हम प्रयोग में लाते हैं, ठीक है। अब देखिए स्टेज 1 के रूप में हम एंटर करते हैं। ये मैंने आपको बेसिक मनी का आपको ब्रीफ किया कि पैसा क्या है, किस तरह से होता है, किस तरह से काम करता है, और किस तरह से हम बार्टर सिस्टम का प्रयोग करते हैं। प्रोज क्या है, कॉन्स क्या है, कि शुरुआत में हम करते थे बार्टर सिस्टम का, ठीक है। अब देखिए, अब स्टेज 1 की तरफ हम बढ़ते हैं, स्टेज 1 की तरफ हम बढ़ते हैं, ठीक है। स्टेज 1 देखिए, इसमें हम जानेंगे कि पैसा किस प्रकार अपने रूप बदलते हैं, ठीक है। टाइप्स क्या है पैसे के प्रकार क्या है, तो क्या है भाई, स्टेज 1 में हम देखेंगे पैसा किस प्रकार से अपना रूप बदलता है, यानी टाइप्स, क्या देख रहे हैं हम, टाइप्स, ठीक है। अब देखिए
अंतर्भूत, इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। देखिए पैसा किस तरह से अपने रूप बदलता है, इसके अंतर्गत हम पढ़ने जा रहे हैं अंतर्भूत मूल्य। ठीक है, अब ये क्या है सारी चीजें, वो बेसिक्स मैं आज आपको क्लियर कर रहा हूं। ठीक है, और अगर आपको क्लासेस अच्छी लग रही है, पूरी बेसिक्स समझ में आ रहा है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूले। कैसी लग रही क्लास वो कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ये आप बिल्कुल सुनिश्चित कर लें कि इकोनॉमी ये सब्जेक्ट आप झूम कर यहां पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल आज जैसे समझ में आ रहा है वो अंतिम क्लास तक भी वैसे ही समझ में आएगा, और इकोनॉमी आपके फिंगर पर होगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या पैसा किस प्रकार से अपना रूप बदलता है, अपना पैसे किस प्रकार से अपने रूप कैसे नो किस प्रकार से अपना रूप बदला। ठीक है, अब देखिए हम देखते हैं अंतर्भूत मूल्य। मैंने अभी बोला अंतर्भूत मूल्य, कमोडिटी मनी जो होती है, क्या होती है, कमोडिटी मनी। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, अंतर्भूत मूल्य। अब देखिए अंतर्भूत मूल्य, अब ये होता क्या है। देखिए कमोडिटी मनी जो है वो होती क्या है, अंतर्भूत मूल्य जो है मुद्रा है वो होती क्या है। ठीक है, जैसे आप कोको बीन्स, पैसिफिक जो कोरियर्स होते हैं, जो शुरुआत में हम यूज करते थे, जैसे लाइक क्या हम इसे बोलते हैं, कोको बीन्स, ये हम क्या करते थे, ये इसका प्रयोग हम क्या करते थे, शुरुआत में हम इसका यूज करते थे जब पैसा क्या था, नहीं था। शुरुआत में जब पैसे का चलन नहीं था, शुरुआत में इसका प्रयोग होता था, ठीक है, प्रयोग होता था। जब पैसा चलन में नहीं आया था, मान लीजिए पैसा तो चलन में शुरुआत में क्या होता था, जैसे मैंने आपको बताया ना, राम को श्याम को कुछ चीजें चाहिए, तो पैसा तो चलन में होता, तो क्या यूजेस होते थे, तो शुरुआती दौर में कोको बीन्स जैसी चीजों का प्रयोग होता था। ठीक है, क्या होता था, कोको बीन्स। तो ये कमोडिटी मनी है, ये क्या है, कमोडिटी मनी है। अब मैं पैसा किस प्रकार से अपना रूप बदलता है, किस प्रकार से अपना रूप बदला, तो ये भी तो एक प्रकार था पैसे का, अंतर्भूत मूल्य। इसी को हम क्या कहते हैं, अंतर्भूत क्या कहते हैं, मूल्य कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, स्टेज 1 है। ठीक है, अब स्टेज 2 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या बढ़ते हैं, स्टेज 2 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अब स्टेज 2 में हम देखेंगे मेटेलिक मनी आई। क्या आई, मेटेलिक मनी। ठीक है, मेटेलिक मनी। ठीक है, मेटेलिक मनी मतलब ये होता है कि जो आप सिक्का, मेटल वाला सिक्का है ना, धातु का, जो 1 रुपया 2 रुपया 50 पैसे का जो सिक्का, 50 पैसे का फिलहाल तो अब नहीं चलता, लेकिन जो सिक्का आप अभी यूज करते हैं उसी को मेटेलिक मनी कहते हैं। ठीक है, धातु वाली मुद्रा, हिंदी में मैं कह सकता हूं धातु मुद्रा, हिंदी में लिख देता हूं। ठीक है, मेटेलिक मनी जब आई आपकी, तो शुरुआत हुआ तो राजा और लोग इसे जारी करते थे। क्या करते थे, राजा ईटीसी और अन्य लोग जो है जो जारी करते थे, क्या करते थे, जारी करते थे। ठीक है, अब ये क्या है, देखिए ये मेटेलिक मनी के बारे में अगर आपको ब्रीफ पढ़ना है तो आप नितिन सिंघानिया का चैप्टर 23 आप पढ़ सकते हैं, वहां पे थोड़ा सा दिया हुआ है, लेकिन उसमें ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, वहां ऐसे अन्यथा कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, तो मेटेलिक मनी आप जानते हैं कि वही जो आजकल जो चलन में है, 1 रुपया 2 रुपया सिक्का जो चलन में है, 5 रुपए का, 10 रुपए का, तो स्टार्टिंग में जब शुरुआत का मेटेलिक मनी से धातु मुद्रा से हुई, जो राजा वगैरह जारी करते थे। ठीक है, अब इसके बेनिफिट क्या है, मेटेलिक मनी के धातु मुद्रा के बेनिफिट्स क्या हैं। ठीक है, इसके क्या है बेनिफिट्स, मतलब इसकी बेनिफिट्स को आप कह सकते हैं, इसकी पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, पॉजिटिव पॉइंट्स मतलब, ठीक है, इसके बेनिफिट क्या है। ठीक है, मेटेलिक मनी के वो हम देखते हैं। देखिए ये जो मेटेलिक मनी है वो ज्वेलरी बनाने के लिए, ठीक है, क्या है, ज्वेलरी बनाने के लिए क्या होती थी, काम होती है मेटेलिक मनी का। इसका बेनिफिट यह है क्या, ज्वेलरी बनाने के लिए। ठीक है, ज्वेलरी बनाने के लिए क्या होता है, इसका काम आता है। और ये जो मेटेलिक मनी है वो क्या है, डिविजिबल है। क्या है, डिविजिबल। अब मैं बताता हूं क्या डिविजिबल का मतलब होता है। डिविजिबल का मतलब होता है कि भैया सिक्के को बेनिफिट यह है कि जैसे ज्वेलरी है, ज्वेलरी को आप
क्या करते हैं, गला भी सकते हैं, गला के दूसरा मेटल बना सकते हैं, या दूसरी प्रकार से इसे इसको क्या करते हैं, गला कर अन्य चीज़ों में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, ज्वेलरी हो गया, सिक्के भी हो गए, ज्वेलरी सिक्कों को भी हम गला कर अन्य माध्यमों में इसे क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये डिविजिबल है। ठीक है, ये इसके क्या है, बेनिफिट्स हैं, है ना। ठीक है, इसके क्या है बेनिफिट्स, इसके मेटलिक मनी के। ठीक है, अब आता है फुल बॉडीड क्वाइंस। अब देखिए, फुल बॉडीड क्वाइंस एक इंपॉर्टेंट टर्म है। ये फुल बॉडीड क्वाइन आप को कभी क्वेश्चन पेपर में फुल बॉडीड क्वाइन अगर देखने को मिले तो इसका मतलब क्या होता है। देखिए, फुल बॉडीड क्वाइन। ठीक है, अब फुल बॉडीड क्वाइन क्या होता है, क्वाइंस क्या होता है, देखिए, ये जब किसी क्वाइन की फेस वैल्यू कम हो, बात को समझिए, जब किसी क्वाइन की फेस वैल्यू कम और अंतर्भूत मूल्य ज्यादा हो। आप बात को समझिए, मैं एक बार लिख रहा हूं, उसके बाद इसको ब्रीफ करता हूं तो आसानी से आप समझ पाएंगे। जब किसी क्वाइंस की फेस वैल्यू क्या हो, कम और उसकी अंतर्भूत मूल्य ज्यादा हो। बात को एक मिनट, ज्यादा हो। ठीक है, तो जब किसी क्वाइंस की फेस वैल्यू, बात को समझिए इस टर्म को, फेस वैल्यू क्या हो, कम हो और उसकी अंतर्भूत मूल्य यानी एग्जैक्ट जो वैल्यू, अंतर्भूत मूल्य का मतलब आपको समझिए एग्जैक्ट वैल्यू जो है वो क्या हो, ज्यादा हो, और किसी की फेस वैल्यू क्या हो, कम हो। कहने का मतलब यह है कि मान लीजिए कोई एक सिक्का सरकार जारी कर देती है। ठीक है, ये सिक्का जारी कर देती है सरकार। ये सिक्का मान लीजिए 1 रुपए का है, 1 रुपए का सिक्का है, वैल्यू इसकी क्या है, 1 रुपए का सिक्का सरकार जारी कर रही है, और ये सिक्का किस चीज का बना हो, मान लीजिए सोने का बना हो। तो कहने का मतलब यह है, इसकी फेस वैल्यू कितनी है, 1 ही रुपए तो है ना इसकी फेस वैल्यू, लेकिन इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, सोना है भैया, ये तो खुद ही महंगा है। तो यही कहने का मतलब, जब किसी क्वाइन की फेस वैल्यू कम, यानी कि मूल्य इसका 1 ही रुपया रखा गया है, तो 1 रुपया कम हो और अंतर्भूत मूल्य यानी एग्जैक्ट वैल्यू है, तो सोने का तो महंगा है भैया, है कहने का मूल्य आप घुमा रहे हो, उसे 4 लोगों में घुमा रहे हैं, वैल्यू तो 1 ही रुपया है। ठीक है, उसकी फेस वैल्यू क्या है, 1 ही रुपया, लेकिन एग्जैक्ट मूल्य क्या है इसका, सोना है, महंगा है, सोना तो बेशकीमती है, महंगा है। तो यही कहने का है, जब किसी क्वाइन की फेस वैल्यू कम और इसके अंतर्भूत मूल्य ज्यादा हो तो इसको हम क्या कहते हैं, फुल बॉडीड क्वाइंस। ये क्या होती हैं, ये इसी के अंतर्गत फुल बॉडी क्वाइंस होती है। ठीक है, अब टोकन क्वाइंस क्या होते हैं वो देखते हैं हम। देखिए, इस क्या कहते हैं, टोकन क्वाइंस किसको कहते हैं, टोकन क्वाइंस। अब ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आज ब्रीफ कर रहा हूं, आपको डिस्कस कर रहा हूं। रीजन बिहाइंड दैट कि आप बेसिक्स को समझे रहेंगे तो ये टर्म अगर बाद में आते हैं तो आप इजीली इसको रिकॉल कर पाएंगे। ठीक है, टोकन क्वाइंस क्या होते हैं, देखिए, टोकन क्वाइन है जब किसी क्वाइन की, इसी का उल्टा होता है, पहले बता देता हूं, ये आपने फुल बॉडीड क्वाइन पढ़ा, इसका जस्ट अपोजिट होता है टोकन क्वाइन। जब किसी क्वाइन की फेस वैल्यू ज्यादा हो और अंतर्भूत मूल्य कम हो, लिख देता हूं फिर आपको बता देता हूं। देखिए, जब किसी क्वाइंस की फेस वैल्यू क्या हो, वैल्यू ज्यादा हो और क्या हो, अंतर्भूत मूल्य कम हो। ठीक है, अब जैसे कि वही है ना कि मान लीजिए कि एक सिक्का है। ठीक है, एक सिक्का है, ये 2 रुपए का सिक्का है। ठीक है, 2 रुपए का सिक्का है और ये किसी ऐसी धातु से बना हो जो 2 रुपए मतलब बहुत सस्ती धातु से बना हो, मतलब कि ये जो सिक्का है उसका एग्जैक्ट मूल्य अगर उसे बेचेंगे तो भी 2 रुपया नहीं पाएंगे, मतलब अगर सरकार इसको इनवैलिड घोषित कर दे, कहने का मतलब है इस जो सिक्के को इनवैलिड घोषित कर दे, लीगल टेंडर ना रहे, अभी इस चीज को मैं बाद में डिस्कस करूंगा लीगल टेंडर वगैरह। तो कहने का मतलब है, अगर ये सिक्के का अगर 2 रुपए का सिक्का हो और ये ऐसी धातु से बना हो, मान लीजिए जिसमें 2 रुपया भी ना अगर आप बेचने पे मिले, तो इसी को कहते हैं जब किसी क्वाइन की फेस वैल्यू ज्यादा हो और अंतर्भूत मूल्य कम हो। ठीक है, तो यही क्या होता है, इसका जस्ट अपोजिट है, आप समझ रहे होंगे। ठीक है, इसको टोकन क्वाइंस कहते हैं। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए आगे हम फिएट मनी पढ़ते हैं कि फिएट मनी क्या होती है, ठीक है, फिएट मनी, ठीक है। अब ये क्या होती है, ये अब देखो कई लोगों को दिक्कत हो रही है ये टोकन कॉइन्स की हिंदी क्या होती है, हिंदी अगर नहीं भी जानेंगे तो चलेगा काम। रीजन क्या है, इकोनॉमी में अगर आप इस तरह की बाइलिंगुअल क्लासेस, आप बाइलिंगुअल टर्म को आप इजीली डाइजेस्ट कर पा रहे हैं तो आप एग्जाम में बिल्कुल जी तोड़ तरीके से, आप बेतोड़ तरीके से मार्क्स गेन करने के लिए आप एलिजिबल हैं। और मुझे उम्मीद है कि आप इसे आसानी से गेन कर पाएंगे, जो भी मार्क्स है उसे आप क्या कर पाएंगे, पा पाएंगे, ठीक है। तो फिएट मनी क्या होती है वो हम जानते हैं, ठीक है। फिएट मनी किसे कहते हैं, जो वैधानिक मुद्रा यानी जो अभी प्रयोग में है, ठीक है। क्या कहते हैं फिएट मनी कौन कौन सी है, कौन कौन सी है, वैधानिक मुद्रा, वैधानिक मुद्रा, मुद्रा जो अभी प्रयोग में है, प्रयोग में है, ठीक है। लाइक कैसे, क्या हो गया, एग्जांपल क्या हो गया इसके, जैसे डॉलर हो गया आपका, रूपी हो गया, ये डॉलर हो गया आपका, रूपी हो गया, ये सब क्या है, ये फिएट मनी है। क्या है, फिएट मनी, वैधानिक मुद्रा जो अभी प्रयोग में, लाइक जो हम यूजेज में है, ठीक है। तो ये क्या है, रुपीज क्या हो गया, डॉलर, ये वैधानिक मुद्रा है, अभी लीगल क्या है, टेंडर है कह सकते हैं हम, ठीक है। फिएट मनी से कहते हैं, ठीक है, वैधानिक मुद्रा। चलिए अब देखिए यहां तो मैंने डॉलर, रुपी ये बता दिया क्या फिएट मनी है, लेकिन इसको नोट करिए आप, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये नोट करिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पे आपके जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रूप में आपके एक स्टेटमेंट दे देगा, क्या दे सकता है, देखिए मैं आपको एक नोट ये बोल रहा हूं कि ये जो फिएट मनी है, जो आपके बॉन्ड हो गए, जो बॉन्ड हो गए, ठीक है, शेयर्स हो गए, शेयर्स हो गए, बॉन्ड हो गए, कैसीनो कॉइन हो गया, कैसीनो कॉइन्स हो गया, ठीक है, ये सब क्या है, ये सब फिएट मनी नहीं है, ये सब क्या है, ये सब फिएट मनी नहीं है, ठीक है। अब ये आपके एक स्टेटमेंट में अगर दे दिया कि बॉन्ड, शेयर, कैसीनो और कैसीनो कॉइन्स ये सब फिएट मनी हैं, तो बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं है। क्या है, डॉलर, रुपीज ये सब हैं, ठीक है। ये सब क्या है, वैधानिक मुद्रा है, ये वैधानिक नहीं है, ठीक है, ये वैधानिक मुद्रा नहीं है, ठीक है। तो इस बात को समझिए, ये क्या है कि ये हो गई आपकी बाकी देखिए हमने क्या पे डिस्कस किया, इससे पहले हमने टोकन कॉइन्स डिस्कस किया और हमने फुल बॉडीड कॉइन डिस्कस किया, ठीक है। और अब देखिए जो आपका बहुत सी आपके देखते होंगे कि अटल बिहारी वाजपेयी की याद में एक सरकार सिक्का जो क्या करती है, जारी करती है, ठीक है। ये और या फिर किसी, मतलब कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट या फिर कोई संस्था भी कैसे भी जारी करती है, तो किसी की याद में जब जारी की करती है कुछ ऐसे कॉइन्स, तो इसे क्या कहते हैं, कॉमरेटिव कॉइन्स कहते हैं, कॉमरेटिव कॉइन्स कहते हैं, क्या कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कॉमरेटिव कॉइन्स कहते हैं, ठीक है। याद में जारी करती है गवर्नमेंट, क्या करती है, ये याद में जारी करती है जारी करती है गवर्नमेंट, ठीक है। एक मिनट, क्या करती है गवर्नमेंट, इसमें याद में जारी करती है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वाइन है, जो क्वाइन है वो क्या है, क्वाइन एक नोट में मैं और आपको यहां पे बताना चाह रहा हूं, आप इसे नोट डाउन करते रहें चले, और ये भी बताएं कि क्लास आपको समझ में आ रही है, नहीं आ रही है, किस तरह से, ये सारी चीजें आप प्लीज आप जरूर बताएं, ठीक है। अब देखिए ये जो क्वाइन है, क्वाइंस आप डेली आप 1 रुपये 5 रुपये इस तरह के जो सिक्के हैं, ये लिमिटेड लीगल टेंडर हैं, कहने का मतलब है लिमिटेड लीगल टेंडर है, लीगल टेंडर है। जबकि जो नोट है आपका, अभी मैं आपको ब्रीफ करता हूं इसका मतलब क्या है, जबकि जो आपके नोट हैं, जो जैसे आपके 10 रुपए की, 50 रुपए की, 100 रुपए की जो नोट है, वो अनलिमिटेड, ठीक है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, अनलिमिटेड लीगल टेंडर है। कहने का मतलब है जैसे क्वाइन, और मैंने कहा क्वाइन जो है लिमिटेड लीगल टेंडर है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है, देखिए अभी मैं बहुत आसान भाषा में आपको बताऊं, भारत सरकार ने 2000 की 500 की जो नोट थी, जब उसे नोट को हटाया तो गवर्नमेंट ने कहा कि अब से 500 की नोट लीगल टेंडर नहीं रही, मतलब अब चलन में नहीं रहेगी। तो कहने का मतलब यह है चलन में
क्या है लीगल टेंडर, मतलब चलन में रहना, जो नोट है वो चलन में रहना, नहीं रहना लीगल टेंडर। अगर लीगल टेंडर है तो चलन में है नोट, नहीं लीगल टेंडर है तो चलन में नहीं है। तो कह रहा है क्वाइन क्या है, लिमिटेड लीगल टेंडर है, मतलब कि उसका जो क्वाइन है उसका प्रयोग वो चलन में कब है, लिमिटेड चलन में है। कहने का मतलब आप मान लीजिए आप कहीं किसी शॉप पर जाते हैं और कहते हैं कि भैया 1 लाख रुपए का 1 लाख रुपए लाया हूं मैं, आप मुझे कोई सामान दीजिए, लेकिन वो जो 1 लाख रुपए मैं लाया वो सिक्कों में है, 1-1 रुपए करके है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वो जो आपका क्वाइन है वो शॉपकीपर लेने से मना कर सकता है, क्योंकि 1-1 रुपए तक आपने लेकर 1 लाख रुपए कर गए। तो कहने का मतलब यह है कि लिमिटेड, यही वजह है कि लिमिटेड है, यानी कि आप एक लिमिट में उसका प्रयोग कर सकते हैं ले जाकर, ठीक है। आप बैंक में जाएंगे, बैंक ले लेगा, लेकिन आप शॉपकीपर के पास जाएंगे, इस तरह से जाएंगे तो उसको 1 लाख रुपए देंगे, 1-1 रुपए 2-2 रुपए का सिक्का करके देंगे, तो वो लेने से मना भी कर सकता है। और ये क्यों, क्योंकि ये लिमिटेड है, लिमिटेड लीगल टेंडर है, ठीक है। एक हद तक ही सिर्फ इसका प्रयोग किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन वहीं जब नोट आप लेकर जाएंगे, मान लीजिए 500 का नोट, आप 100 का, आप 200 का और 50 का जो भी नोट आप 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए भी लेकर जाएंगे तो वो लेने से मना नहीं करेगा, इसीलिए इसी को अनलिमिटेड लीगल टेंडर कहते हैं। अब इसे इसलिए क्वाइन को कहा गया है कि 1-1 रुपए करके, भाई 1 लाख रुपए का आपने सिक्का लेकर चले गए किसी शॉपकीपर के पास, वो कहां तक ढोता रहेगा, ठीक है। तो यही वजह से लिमिटेड लीगल टेंडर किया गया है और इसे अनलिमिटेड यानी कि अनलिमिटेड प्रयोग आप कर सकते हैं इसका, ठीक है। तो इसी वजह से क्वाइन और नोट का लिमिटेड लीगल टेंडर और नोट अनलिमिटेड। अब ये आपका एक स्टेटमेंट के रूप में अगर आ गया कि जो आपका सिक्का है वो लिमिटेड लीगल टेंडर है या नोट जो है अनलिमिटेड लीगल टेंडर है, तो बिल्कुल आप टिक सही करेंगे, ठीक है। तो इस तरह की चीज क्या है, इस तरह की चीजें क्या है वो आप एक दूसरे से क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये बेसिक आज की ये जो क्लास है वो बेसिक है इकोनॉमी की, ठीक है। बेसिक चीजों पर हमने डिस्कस किया और आगे की जो फर्दर क्लासेस कल से हम जो भी अगली क्लासेस आपकी लेक्चर 2 लेकर आएंगे उसमें आपको जो भी बेसिक्स इसी के आगे शुरुआत करेंगे। और यकीन मानिए कि आप इकोनॉमी यूपीएससी के जो बेस है, अगर आप इकोनॉमी का आप नहीं समझ पा रहे हैं आप, तो बिल्कुल आज झूम कर यूपीएससी की इकोनॉमी को समझेंगे। फर्दर आपको यूपीएससी की पूरी यहाँ पे क्लासेस क्या है, पूरी क्लासेस आप यूपीएससी की फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली हैं, ठीक है। आपको पॉलिटी की क्लासेस आगे मिलेंगी और मैं ही लूंगा पॉलिटी की क्लासेस, आपको हिस्ट्री की क्लासेस मिलेंगी, ये इकोनॉमी की क्लासेस लगातार आपकी चलती रहेंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, निःशुल्क, 1 रुपया नहीं। आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें और आज से ही नोट्स बनाना शुरू कर दें। इकोनॉमी की एक मोटी नोट ले लें, ठीक है, उसमें लिखते चले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं। यकीन मानिए कि यूपीएससी में एक भी क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो बिल्कुल आप इसके लिए मुझे कहें कि हाँ गलत हो गया, आप अगर दिल लगा के जो बताऊंगा वो पढ़ेंगे तो बिल्कुल भी इजी होगा, इकोनॉमी आपके लिए बिल्कुल इजी हो जाएगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करते रहें, लाइक का बटन दबाएं और लेक्चर 2 जो आने वाला है वो उसे देखना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।